स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अभी हम लोग बात करेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की। और बोर्ड पे जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ महापुरुषों की तस्वीरें हैं। अगर इन तस्वीरों को देखकर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से ये तस्वीर किसकी है तो क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहली तस्वीर किसकी है अगर आप बताना चाहें तो? गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद कौन है? बस। हाँ, तो ठीक है। इसमें कहीं कोई गांधी जी भी दिख रहे हैं क्या? किधर है? अच्छा अच्छा। अच्छा, उधर है उधर है। हाँ, और ये कौन है? अच्छा। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इसकी एक छवि मैं आपको दिखा दूं कि सुधार आंदोलनों के उदय के कारण है इसमें। इसके बाद ये कौन है? ये कौन है? विवेकानंद। इनको युवा सन्यासी कहते हैं। चर्चा में है। जन आंदोलनों की प्रकृति। जन आंदोलन तो खैर नहीं कहेंगे इन्हें, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में ही जन आंदोलन की बात आई और भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में गांधी के बाद ही जन आंदोलनों का दौर आता है। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों में जन आंदोलन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। इनकी प्रकृति शहरिया ही नगरी बनी रही। फिर जैसे मतलब मिला जुला कर प्रकृति की बात की गई है इसमें, ठीक है ना? कारण की बात कही गई है, प्रकृति की बात कही गई है। और फिर उसके बाद इनका घटनाक्रम, यानी कि कुछ कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों की बात कही गई है। कुछ आंदोलनों में से आप देख लीजिए कि तथाकथित जो निम्न वर्गीय आंदोलन है उनको भी जगह इसमें दी गई है। फिर महिलाओं के लिए कानूनों का, बस ये सब कुछ समझना तो है नहीं इसमें, इसके प्रावधान तो हम समझेंगे नहीं। सुधार आंदोलन हिंदुओं में कौन कौन से रहे देख लिया आपने। उसके बाद समाज सुधारक कौन थे, संगठन क्या थे, मुख्य विचार और सिद्धांत क्या है, पुस्तकें पत्रिकाएं और समाचार पत्र, ये उनकी। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, क्षेत्रीय प्रोफाइल भी दिया हुआ है, दक्षिणी भारत, अन्य हिंदू सुधार आंदोलन। फिर उसके बाद मुसलमानों में सुधार आंदोलन, सिखों में सुधार आंदोलन, पारसियों में सुधार आंदोलन। खत्म। दूसरा अपलोड करें? कर लें? तो चलिए, अब अगला टॉपिक है हमारा आरंभिक राजनीतिक संगठन। ये ठीक है ना? नहीं हुआ? ठीक है, करते हैं फिर कुछ हम भी आपको ग्रेवी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत संगठित तरीके से। आपने देखा कि हर चीज़ है इसमें। तो मैं संकल्पनाओं की बात ज़्यादा करूंगा ताकि अंतर संबंध स्थापित हों और आपकी मेमोरी। ग्रेवी समझते हैं ना? थोड़ा सा मिर्च मसाला इसमें लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक योजना बनाता हूँ आपके लिए। जैसे इनको कहा गया है, ये एक प्रवृत्ति के सूचक हैं जिसको कहा गया भारतीय पुनर्जागरण। चूंकि यह बंगाल में हुआ, शुरुआत हुई इसकी, तो इसे कभी कभी बंगाल का पुनर्जागरण भी कहते हैं। पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग इतिहास में बहुधा प्रयोग किया जाता है नवीन चेतना को दर्शाने के लिए, नवीन वैचारिक स्थितियों को दर्शाने के लिए। यूरोप के इतिहास में 13वीं से 16वीं शताब्दी तक का समय पुनर्जागरण का काल माना जाता है।
भारत में 19वीं शताब्दी को पुनर्जागरण का काल माना जाता है और यूरोपीय पुनर्जागरण के माध्यम से यूरोप में आधुनिकता और भारतीय पुनर्जागरण के माध्यम से भारत में आधुनिकता आई। यानी कि पुनर्जागरण से संबंधित जो चेतना है, उस चेतना का संबंध आधुनिकता के साथ है, आधुनिक विचारों के साथ है, आधुनिक प्रवृत्तियों के साथ है। क्लियर? कभी कभी तुलना की जाती है दोनों में, यूरोप के पुनर्जागरण में, भारत के पुनर्जागरण में। अक्सर इस तरह की प्रवृत्ति दिखती है कि भारतीय चीज़ों को यूरोप से तुलना की जाती है, भारतीय संघ की तुलना अमेरिका से, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से, भारतीय सामंतवाद की तुलना यूरोपीय सामंतवाद से, इस तरह की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। तो कभी कभी तुलना कर ली जाती है भारतीय पुनर्जागरण की यूरोप के पुनर्जागरण से। तो जहाँ तक वैचारिक आधार है, जहाँ तक दार्शनिक आधार है, इन दोनों में एक ही है, यानी कि सॉफ्टवेयर एक ही है। वही विचार जिनको मानववाद कहते हैं, तर्कवाद कहते हैं, बुद्धिवाद कहते हैं, जो यूरोप के पुनर्जागरण को संचालित कर रहे थे, उन्हीं विचारों ने भारत के पुनर्जागरण को भी संचालित किया। यानी कि वैचारिक और दार्शनिक स्तर पर हमें विशेष अंतर देखने को नहीं मिलता। अंतर अगर कहीं देखने को मिलता है तो अभिव्यक्ति के स्तर पर देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि यूरोप में पुनर्जागरण की भावना ने बहुमुखी तौर पर अपने आप को अभिव्यक्त किया। शायद इसके लिए यूरोप की परिस्थितियां जिम्मेदार थी। वहाँ पर हमें वाणिज्यिक क्रांति दिखाई देती है, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक आविष्कार, भौगोलिक खोज। वहाँ पर नए तरह का साहित्य, कला के नए रूप, नए तरह का संगीत, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, हर चीज़ पे प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। शायद इसलिए भी कि यूरोप यह समाज स्वतंत्र समाज था और उसकी प्राथमिकताएं उस तरह की नहीं थी जिस तरह की भारतीय समाज की प्राथमिकताएं 19वीं शताब्दी में थी औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो भारतीय पुनर्जागरण ने अपने आप को वैज्ञानिक पक्षों में, कलात्मक पक्षों में, साहित्यिक पक्षों में कम और सामाजिक और धार्मिक पक्ष में अधिक किया। इसका मतलब ये नहीं कि यूरोप के पुनर्जागरण में सामाजिक पक्ष प्रबल नहीं थे या धार्मिक पक्ष नहीं था। यूरोप में जो धर्म सुधार आंदोलन चला, पुनर्जागरण की मानसिकता का ही परिचायक है। तो भारत में लेकिन इसने सामान्य तौर पर धर्म सुधार का और समाज सुधार का रूप लिया और इन्हीं आंदोलनों को हम कहते हैं भारतीय पुनर्जागरण। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो एक और अभिव्यक्ति यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हम ऐसा कहते हैं या ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब होता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसा कि आपके नोट्स में भी है कि हमें सबसे पहले बात करनी होगी कारण की। कारण के बाद जैसा कि आपके नोट्स में भी आपने देखा, हमें बात करनी होगी प्रकृति की। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा और वो है तीसरा मुद्दा। मुद्दे क्या थे, इश्यूज क्या थे, यानी कि किन बुराइयों को टारगेट किया गया, इनको भी आधार बनाकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। थीमेटिकली अगर हम समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से, देखिए, व्यक्तियों को और तिथियों को डिस्क्रीट फॉर्म में याद रखना, संभाले रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उन्हें मुद्दों से जोड़ दें तो फिर उनको याद रखना हमारे लिए आसान हो जाता है कि नहीं। हम प्रायोजन समझ लें, उद्देश्य समझ लें, तो उस प्रायोजन और उस उद्देश्य में लगे व्यक्तियों और उनके संगठनों के बारे में हमारी जानकारी अधिक स्पष्ट भी होगी और अस्थायी भी होगी। तो यहाँ पर मैं एक पक्ष अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा। हम लोग मुद्दों की बात कर लेंगे, उसके बाद से जब मुद्दों की बात करेंगे तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि मुद्दों पर तो आमतौर पे सहमति है, लेकिन इनसे कैसे इनका सामना किया जाए, इसको लेकर दृष्टिकोणों में अंतर है। तो अलग अलग दृष्टिकोण देख लेंगे और इन्हीं दृष्टिकोणों के अनुरूप हम व्यक्तियों और संगठनों को उदाहरण के रूप में पढ़ लेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि व्यक्ति संगठन स्वतंत्र रूप से नहीं आ रहे हैं, वो मुद्दों और उनके प्रति अपनाए गए दृष्टिकोणों के उदाहरण के रूप में हम संगठनों और व्यक्तियों की बात कर लेंगे। यानी कि पांचवा जो होगा विस्तार ही होगा। उदाहरण स्वरूप उसमें हम क्या कहेंगे? नेतृत्व। इसमें दो तरह के लोग आएंगे, सुधारक एवं संगठन कह सकते हैं। नेतृत्व का मतलब हो गया
समाज सुधारक, आप में से कोई सुधारक है? सुधारक तथा संगठन। तो विविध संगठन आएंगे दृष्टिकोणों के अनुरूप, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। इतना अगर हम कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग एक और कैटेगरी बना लेंगे, और वह कैटेगरी होगी तथा कथित, ये मैं नहीं कह रहा, किताबों में भी ऐसे ही लिखता है, निम्न वर्गीय आंदोलनों की। इसलिए कि जब तक पढ़े लिखे कुलीन और तथाकथित उच्च जातियों के लोगों ने सुधारों के बारे में सोचा, तो उनका अपना दृष्टिकोण था, उनकी अपनी सामाजिक वैचारिक स्थिति थी। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ और उसके माध्यम से तथाकथित निचली वर्गों में भी चेतना फैली, तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने जो आंदोलन छेड़े होंगे, उनके आंदोलन में हिस्ट्री फ्रॉम बिलो और तथाकथित जो उच्च वर्गों के आंदोलन थे, उनकी तीव्रता में, उनकी प्राथमिकता में अंतर होगा कि नहीं होगा। यही अंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बाद के दिनों में गांधी और अंबेडकर के बीच में जो अंतर था, इस अंतर का रूप ले लेता है। और बाद के दिनों में जब गांधी नहीं रहते और यह कह के मर जाते हैं कि जब मैं नहीं रहूंगा तो नेहरू जी मेरी ही भाषा बोलेंगे, तो बाद में नेहरू और अंबेडकर में भी जो अंतर दिखाई देता है, वो इसी तरह का अंतर दिखाई देता है। यानी कि तथाकथित मुख्य धारा, और यूपीएससी ने एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीकों से इस तरह के प्रश्न पूछे हैं कि इनके दृष्टिकोणों में क्या अंतर था। आपको पता है कि गांधी जी की एक बातचीत नारायण गुरु के साथ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वह बात आपने सुनी होगी, गांधी जी गए थे समर्थन देने के लिए, सत्याग्रह चल रहा था, वायकम या गुरुवायूर में से कोई एक था, वायकम ही था, और नारायण गुरु और ये बातें कर रहे थे। तो गांधी ने उनसे कुछ कहा था, क्या कहा था हम लोग देख लेंगे पहले, लेकिन आप में से जो लोग पढ़े होंगे उनको याद आ गया होगा। याद आ गया है ना, मैंने बताया नहीं है। क्या कहा था? अगर मैं 4 ऑप्शन दूं तो देखते हैं आप पहचान लेते हैं कि नहीं। एक ये कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, ये नहीं कहा था। दूसरा ये कहा था कि आईएएस परम सर्विस, ये भी नहीं कहा था। फिर ये कहा था आईपीएस उत्तम भवती, ये भी नहीं कहा था। फिर ये कहा था कि असमानता सहज है, स्वाभाविक है, यही कहा था। इन शब्दों में नहीं कहा था, दूसरे शब्दों में कहा था। कहा यह था कि एक पेड़ की पत्तियां भी एक जैसी नहीं होती हैं। तो फिर नारायण गुरु ने क्या कहा था? नारायण गुरु ने क्या कहा था? ऑप्शन दो। इडली सांभर खाएंगे, पहला। दूसरा, कहिए तो नारियल की चटनी बनवाऊं। दूसरा, यहाँ है तो मसाले लेते जाइएगा, केरल में मसाले होते हैं। और चौथा, कि अंतर सिर्फ अपीयरेंस का है, इसेंस का नहीं है। इसलिए कि अगर एक पेड़ की पत्तियों का जूस निकाला जाए तो ये जूस लगभग एक ही जैसा होगा। तो क्या कहा था? यही कहा था। पहचान गए कि नहीं पहचान गए? ऐसे ही पहचान जाइएगा जब यूपीएससी प्रश्न पूछेगी तो, ठीक है ना। और आपके दुख का कारण अभी पता है क्या है? कि बाजार में जो प्रश्न आपसे इस वक्त पूछे जा रहे हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से आपका पड़ोसी पूछ रहा है, आपका रूम पार्टनर पूछ रहा है, या राह चलता कोई भी उठाईगिरी पूछ रहा है, या चाहे संस्थान पूछ रहे हैं, उनकी प्रकृति इतनी विशिष्ट हो गई है कि वो कभी कभी आपका आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं, हर वक्त नहीं। तो कम से कम उसको बस आप संलग्नता का आधार बनाइए, अपनी तैयारी के आकलन का आधार मत बनाइए। उसके लिए अलग टेस्ट होते हैं, अलग स्तर के टेस्ट होते हैं, हम लोग लेते हैं ना, हमारा अभ्यास है ना, वो ज्वाइन कीजिए। कहाँ इधर उधर मार्केट में भटक रहे हैं? हाँ, हम तो खुल के बुलाते हैं, आप आइए, हमारे पास उत्पाद हैं उस तरह के। वो खत्म हो चुके अब। हाँ, तो देखिए खत्म हो चुके। तो हमने अपनी पारी खेल ली, अब आपको स्वतंत्र छोड़ा कि अब आपको हम टेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए कि अब टेस्ट करने का मतलब है आपके विश्वास को तोड़ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो परवाने होते हैं ना, क्षमा के पास जलने खुद ही पहुंच जाते हैं। सुना होगा आपने।
तो हमने तो अभ्यास ले लेके छोड़ दिया, बाकी अब जाओ पढ़ो। लेकिन आप क्या करते हैं, बाजार से टेस्ट सीरीज खरीद खरीद के एक कोचिंग का नहीं, दूसरे कोचिंग का, दूसरे का नहीं, तीसरे कोचिंग का। कम बेवफा तो आप भी नहीं हो ना। और इस तरह से 10 कोचिंग का 10 प्रश्न पत्र। अब में से कुछ लोग ऐसी रणनीति भी बना रहे होंगे कि अब पढ़ाई हो गई, अब बस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। हंसी बता रही है कि वास्तविकता है कुछ इसमें। हाँ, अब ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है अपनी सारी तैयारी खो रहे हैं आप। सारी तैयारी खो रहे हैं। ये मतलब पहले कमाओ बाद में गिनो, ये गिनती का काम कर रहे हैं उस वक्त जब कमाना चाहिए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप कौन सी तैयारी कर लेंगे? जब तक ग्रेवी नहीं जाएगी साथ में, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है, इस प्रश्न का उत्तर ये है। अभी कोई साहब आए थे, मुझसे पूछ रहे थे कि मैं गेस कर दूं, मैंने मना कर दिया, शायद वो निराश होकर चले गए, इसलिए कि वो दिख नहीं रहे हैं इस क्लास में अभी। वो आए थे, मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर बता दीजिए पीटी के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मेरी औकात ही नहीं है, मैं नहीं बता सकता। यूपीएससी के लिए ये जो उम्मीद बाजार ने फैला रखी है ना, एक मिनिमम स्तर की तैयारी आपको हर जगह करनी है। उसके बाद से अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार अगर कहीं कुछ विशेष पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आप हमसे उम्मीद करें कि हम ये गेस कर दें कि ये वाला टॉपिक पढ़ लो, ये वाला टॉपिक छोड़ दो, तो यूपीएससी अब इतने साधारण भी प्रश्न पूछ लेती है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, और इतने कॉम्प्लिकेटेड भी प्रश्न पूछ लेती है, आपको पता ही है। तो इसमें तय करना मुश्किल है, और ये कभी भी संभव नहीं था पीटी में। ये बाजार का भ्रम है जो बाजार ने फैलाया है। तो गेस के चक्कर में मत पड़ो लास्ट मोमेंट में। चुपचाप सिलसिलेवार तरीके से सभी पक्षों का मैक्सिमम रिवीजन जितना कर सकते हो उतना करो। आप साधारण बने रहो हर जगह, आप असाधारण हो जाओगे। आप बस तैयारी का संतुलन सुनिश्चित करो कि किसी भी एरिया को छोड़ के नहीं जाओगे। कहीं भी कुआं नहीं खोदना है, लेकिन कहीं खाली भी नहीं छोड़ना। इसलिए कि कुआं खोदेंगे तो जरूर नहीं कि पानी मिले, और मार्जिनल यूटिलिटी का रूल भी तो काम करता है ना। एक ही जगह पे अगर आप सोचे कि यहाँ पे बहुत मेहनत करके हम बहुत कुछ उपजा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एक खेत में आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, उस खेत की क्षमता है ना, इस तरह से एक उस विषय की क्षमता है। तो प्लीज़ ये चूंकि बीच में हमसे गेस करवाने की कोशिश की गई, मैंने नहीं किया, उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि वो साहब नहीं है, तो मुझे लगा कि उनको आघात पहुंचा होगा। लेकिन ये बात उनके लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं है, ये बात एक प्रवृत्ति के विरुद्ध मैं कह रहा हूँ कि गैस का चक्कर छोड़ दीजिए। गैस का चक्कर छोड़ देंगे, कल्याण हो जाएगा। कहीं भी अब गैस करना असंभव है। यूपीएससी को इतने कच्चा ऑर्गेनाइजेशन कब से मानना शुरू कर दिया आपने? आप इसकी तैयारी करते हुए आपको लगता है कि आप दुनिया के और देश के सबसे युवा, सबसे ब्राइट लोग हैं, और जो लोग एग्जाम ले रहे हैं, आपकी योग्यता का निर्धारित कर रहे हैं, वो बोतल हैं, उनको बेवकूफ़ बना लेंगे आप? तो थोड़ा उड़ना कम, चुपचाप काम कर लीजिए ईमानदारी और सिंसिरिटी से, उसी से कल्याण होना होगा तो होगा। ये बिना पढ़े लिखे आईएएस बनने का जो भ्रम है ना, जो स्वप्न है, इसको छोड़ दीजिए। पढ़ना तो पड़ेगा ही, दूसरा कोई तरीका नहीं बना है। तो खैर, तो समझ गए मालिकों क्या करना है हमें। चलिए अब शुरू कर लेते हैं। कारण क्या थे, आप बताएंगे कुछ कारण? चलो आप मत बताओ, मैं बता देता हूं। आपको लगता है कि औपनिवेशिक शोषण और शोषण से उत्पन्न हीन भावना, भारतीयों की समस्याएं और इनसे जुड़ा सारोकार, और औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, यानी कि यह अपने विषय वस्तु में धार्मिक और सामाजिक थे, लेकिन अपने मूल में राष्ट्रवादी थे। इसलिए कि राष्ट्र का उत्थान और राष्ट्र की मुक्ति इनका उद्देश्य था। धर्म सुधारा जा रहा था, समाज सुधारा जा रहा था, लेकिन कोई भी धार्मिक सुधारक ये नहीं कह रहा था ये कर लो तो मोक्ष मिल जाएगा, ये कर लो तो निर्वाण मिल जाएगा। धार्मिक उद्देश्य नहीं थे, उद्देश्य सांसारिक थे, उद्देश्य राष्ट्रवादी थे। इसलिए कहा जाता है कि ये जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे, वह अपनी मूल में क्या थे? राष्ट्रवादी थे, भले ही उनका स्वरूप क्या था? सामाजिक और धार्मिक था। यानी कि ये, अगर इनके कारणों की बात करें तो उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया। और चूंकि उपनिवेशवादी प्रभुत्व जो था वो सिर्फ राजनीतिक नहीं था, सैनिक नहीं था, आर्थिक भी था, सामाजिक और सांस्कृतिक भी था। खासतौर से उपनिवेशवाद के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों के विरुद्ध ये विरोध था। जबकि भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में अनर्गल प्रलाप किया जाने लगा, इसको निकृष्ट बताया जाने लगा, भारतीय धर्मों की, भारतीय समाज की बुराइयों के ऊपर बहुत कुछ लिखा जाने लगा। तो उस समय दो तरह की प्रवृत्ति आई। कुछ लोगों ने तो मान लिया, आत्मसात कर लिया, और कुछ लोगों ने कहा कि
उतना भी सत्य नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ठीक है, हमारे अंदर त्रुटि है, हम आत्मावलोकन करेंगे, लेकिन जिस तरह से तुम कह रहे हो उस तरह से तो नहीं। त्रुटि है तो हम सुधार लेंगे, हम भी संभाल लेंगे। त्रुटियां तो तुम्हारे यहाँ भी थी, तुम तो सुधार रहे हो ना अपनी, हम भी सुधार लेंगे। दूसरी चीज कि पश्चिम में जो नए विचार पैदा हो रहे थे, पश्चिम के साथ जो संपर्क बढ़ रहा था, आधुनिक शिक्षा पद्धति, भारत से यूरोप जाने वाले लोग, यूरोप से भारत आने वाले लोग, इसको कहते हैं प्रबोधन का प्रसार। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। प्रबोधन का प्रसार यानी कि प्रबोधन के जो विचार थे, पुनर्जागरण के जो विचार थे, उन विचारों का भारतीय समाज में प्रसार हो रहा था यूरोप के साथ बढ़ते संपर्क के कारण और भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति के कारण। सिर्फ विचारों की उपलब्धता मायने नहीं रखती, विचारों को स्वीकृत करने वाले लोग भी होने चाहिए। और वो परंपरागत लोग कभी भी आधुनिक विचार स्वीकार नहीं करेंगे। आधुनिक विचारों की स्वीकृति समाज के आधुनिक वर्गों के द्वारा होती है। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग की उत्पत्ति अगर नहीं हुई होती तो आधुनिक विचारों का न तो प्रसार हुआ होता, न इस तरह के सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रयत्न किए गए होते जिनका उद्देश्य सामाजिक होता, जिनका उद्देश्य गैर धार्मिक होता। ऐसा नहीं था, और भी लोग थे, कबीर भी थे, नानक भी थे, और भी सुधारक रहे हैं। वेदांत के समय से भारत में सुधारवादी परंपरा है। लेकिन इन सुधारों का की यूनिक स्थिति इसको लेकर है कि पहले के सुधारवादी होते हुए भी लक्ष्य उनके धार्मिक ही होते थे, पर लोग कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता था, ये लोग की बात नहीं थी। लेकिन आधुनिक युग में जो सुधार चले, इनका उद्देश्य क्या था? परलोक नहीं था, बल्कि सांसारिक था। और इसी मामले में कहते हैं ना कि आधुनिक युग किसका युग है? मानववाद का समय है। मानववाद का समय मतलब क्या है? मानव केंद्रित विश्व, ईश्वर केंद्रित विश्व नहीं। तो मानव केंद्रित विश्व में सभी संस्थाएं, सभी विचार, सभी सत्ताएं, चाहे धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो, सबका उद्देश्य क्या है? मानव का कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है। तो शिक्षित मध्यम वर्ग की उत्पत्ति, शिक्षित मध्यम वर्ग उभर कर भी कुछ नहीं करता जब अगर अपने आप को अभिव्यक्त न करता। इसने अपने आप को दो तरीके से अभिव्यक्त किया। एक तो नए साहित्य का सृजन हुआ, नई किताबें लिखी गई। दूसरा प्रेस जिसे कहते हैं, मीडिया। तब के मीडिया और आपके मीडिया में अंतर था, काफी अंतर था। जैसे आज का मीडिया क्या है? नहीं नहीं, ये सब नहीं, मैं वो आप समझो, आप जानो, आप करो। ठीक है, राजनीतिक रूप से कोई विवादित बात मैं नहीं करता। मैं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला है कल। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ काउंटिंग साउंटिंग होनी है, तो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं। मीडिया आज क्या है? विजुअल, क्या कहते हैं उसको? टीवी। तब का प्रिंट था। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे, ये अंतर मैं बताना चाह रहा था कि तब के प्रिंट मीडिया में क्या होता था कि हर भाषा में लोग लिखते थे, अंग्रेजी में भी लिखते थे, वर्नाकुलर में भी लिखते थे। और शायद ही कोई ऐसा सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्ति था या नेता था जिसका अपना न्यूज़पेपर नहीं था, अपना कोई न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं करता था। तो आधुनिक विचारों का जो प्रवाह हो रहा था शिक्षा पद्धति के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, नए साहित्य के माध्यम से, उसका भी रोल रहा। दूसरा, अगर आप किसी भी स्थिति में प्रभुत्व की स्थिति को प्रतिरोध करने जा रहे हैं तो आपके पास साहस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। वो साहस और आत्मविश्वास आपको आपके अतीत और अतीत की उपलब्धियों से मिलता है। तो एक समय ऐसा आया जब पहले तो प्राच्यवादी विद्वानों ने और फिर भारतीय विद्वानों ने मिलकर भारत के अतीत को खोजा और भारत के अतीत की गौरव की बात करने लगे कि अगर बुराइयां हैं तो वर्तमान में है, हमारा अतीत एक गौरवशाली अतीत रहा है, क्योंकि हम पहले अच्छा काम कर चुके हैं, हम पहले अच्छे रह चुके हैं, हम अभी भी अच्छे हो सकते हैं। यानी कि इतिहास लेखन से भी काफ़ी प्रेरणा मिली। इसलिए कि जिस वैदिक युग की तरफ लौटने की बात स्वामी दयानंद सरस्वती कर रहे थे, उस वैदिक युग की कल्पना भी इतिहास लेखन के माध्यम से ही की गई। तो इतिहास लेखन की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है। यातायात तथा संचार के साधनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रेलवे ने विशेष तौर से, अंग्रेजों ने जो व्यवस्था स्थापित की थी उसमें इस तरह की सुविधा, काले और गोरों का तो भेद रखा, लेकिन कालों में कोई भेद नहीं रखा। तो अगर कोई ऊपरी जाति का व्यक्ति है, ट्रेन का टिकट कटा लिया, और कोई नीची जाति का व्यक्ति है, ट्रेन का टिकट कटा लिया, तो दोनों एक ही सीट पर बैठ के एक दूसरे को घूरते हुए जाएंगे। कब तक एक दूसरे से नफरत करेंगे? फिर बाद में कोई पूछेगा ही कि आज मौसम बहुत बढ़िया है, या कोई चाय आएगा, चाय चाय बोलते हुए तो बोलेगा चाय लेंगे आप। क्योंकि मानव की अजीब प्रवृत्ति है, दो लोगों को साथ में रख दीजिए, संबंध विकसित हो जाते हैं। तभी तो कहा कि एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है, जब तक कि वो बिल्कुल गैर सामाजिक मेरी तरह ना हो। मैं ट्रेन में दिन भर भी यात्रा करूं, मेरी एक आदमी से बात नहीं होती। खैर, अब तो विजन वाले ट्रेन में बैठने का मौका ही नहीं देते, है ना, गरीबी आ गई है।
तो ये विजन वाले, हाँ, ये उड़ा देते हैं सीधे। और सबसे बेकार टाइम होता है, उड़ने का टाइम, वो सब बेकार चला जाता है। मेरी आदत हमेशा से रही है, ट्रेन में बैठो, खिड़की पे देखो, बाहर की भैंस, बाहर की गायें, बाहर के लोग, बाहर के घर, ठीक है, बाहर का दृश्य। ऐसा लगता है कि ये दृश्य हम पहले कभी नहीं देखे थे और आज के बाद फिर कभी नहीं देख पाएंगे। ये समय का संयोग है कि हम उस वक्त उस जगह पे उपस्थित हैं, और वो लोग दिख गए, वो भैंस दिख गई, वो चेहरे दिख गए, और इस कल्पना में खोए हुए जाते रहो, तब तक पीछे से कोई ठोकता है, बोलता है, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? तो सारी चिंतन, सारी तंद्रा भंग हो जाती है। फिर हाँ, बोले कहीं नहीं जा रहा हूँ, जहन्नुम में जा रहा हूँ, चलोगे? फिर कुछ लोग इतने से भी नहीं मानते हैं, वो लोग ये कहना शुरू करते हैं कि क्या करते हैं। ये हम लोगों के जीवन का सबसे कठिन प्रश्न है। इसलिए होता है ना, जाकी रही दृष्टि जैसी, हाँ वो है ना, कुछ कुछ जहाँ जाकी रही भावना जैसी, कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग बताते हैं कि कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं हम में से, तो बताते हैं कि पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला सवाल है सरकारी गैर सरकारी। चलो, सवाल का जवाब दे ही दिया, सरकारी में नहीं, प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट, इज्जत कम, तुरंत। फिर उसके बाद से होता है कहाँ पढ़ाते हैं, किसके लिए? तो बताते हैं आईएएस के लिए, तो इज्जत थोड़ी सी। वो भी डिपेंड करता है कि वो आईएएस को जानता है तब, नहीं तो सीधे लगता है अच्छा ट्यूशन। हम उसको पूरे अब यात्रा में अंदर से एक आती है भावना कि इसको कैसे समझाएं कि ट्यूशन अलग है, कोचिंग अलग है। मतलब एक बार ट्यूशन बोल के वो अपने कामों में खो गया, लेकिन आप बैठे बैठे वहीं खिड़की के पर अपमानित महसूस कर रहे हैं कि इसने हमें अंडर एस्टिमेट किया, इसे हम बताएंगे। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग हरकतें करते हैं। जैसे चाय वाला आया तो उसे अंग्रेजी में चाय मांगते हैं, ताकि वो जाने कि देखो ट्यूशन पढ़ाने वाले अलग होते हैं, कोचिंग पढ़ाने वाले अलग होते हैं। ट्यूशन वाले हिंदी में चाय मांगते हैं, कोचिंग वाले अंग्रेजी में चाय मांगते हैं। लेकिन कभी कभी ये प्रभाव ऐसा जम जाता है कि आप कुछ भी कर लो, कितना भी उछल लो, एक बार वो बोल के अपने दुनिया में खो गया, लेकिन आपको उद्वेलित कर गया। अब आप बेचैन हैं, घर तक शांति नहीं मिलेगी। फिर जब तक फिर आप लोगों की कंपनी में जब आते हैं, आप लोग फिर से जब एक बार बताते हैं कि नहीं ठीक है, तब तड़प थोड़ी सी शांत होती है। तो खैर जो भी हो, बात ये नहीं थी कि मैं बताना चाह रहा था कि व्यक्तिगत अनुभव क्या है। बात यह है कि सार्वजनिक संवाद का मौका मिलता है। आप देश की स्थिति के बारे में बात कर सकते हैं। आज देखिए ना, सरकार बना देते हैं लोग ट्रेन के डब्बे में, सरकार गिरा भी देते हैं लोग ट्रेन के डब्बे बना देते हैं कि नहीं? कुछ लोग 1 मिनट जब तक जागते रहेंगे मुंह चलाएंगे, सो जाएंगे नाक चलाएंगे। हाँ, ऐसे कष्टकारी स्थिति में फंसे कि नहीं? बहुत बुरी तरह से फंसे। हाँ, तो और जब भी इस तरह से कोई नाक बजाना शुरू करता है ट्रेन में, पता नहीं मेरी क्या आदत है, दुख नहीं बता रहा हूँ, सुख है, कि उस वक्त मैं ध्यान की मुद्रा में चला जाता हूँ। ऐसे योग ध्यान किसी एक चीज पे कहे कि केंद्रित कर लो दिमाग, कभी नहीं होता। अभी देखो क्लास में भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा भटका ही हुआ हूं मैं। लेकिन पता नहीं ट्रेन में क्या होता है कि जैसे किसी की नाक बजी, सारा ध्यान, अगर उस केंद्रीकरण के साथ बुद्ध ने भी तपस्या की होती तो ज्ञान उनको थोड़ा पहले ही मिल गया होता। वो पता नहीं क्यों होता है, सारा ध्यान उसका आरोह, उसका अवरोह, ठीक है, उसमें जो जो स्वर विभिन्नता आती है, उसमें जो लयबद्धता होती है, ये मन पता नहीं क्यों उसकी तरफ बरबस ही एकदम बिल्कुल उससे संबंधित हो जाता है। और आप और कुछ नहीं कर सकते सिवाय उसके सुनने के और कुछ शब्द बोलने के अपने आप से। सार्वजनिक रूप से तो बोल नहीं सकते आप। तो यातायात तथा संचार के साधनों ने भी सामाजिक सुधार की पृष्ठभूमि तैयार की थी। कथन के शब्दों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, कथन युक्त प्रश्नों के लिए। और क्या हो सकता है? इतना काफी है। ये क्या हो गया? कारण। ठीक है ना? प्रकृति की अगर हम बात करें तो चूंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सा माने जाते हैं, तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति थी वो इनकी भी थी। तो क्या थी? ये आधुनिक थे, यानी कि आधुनिक विचारों से संचालित थे। अब कोई भी शब्द जो आधुनिकता का समर्थन करता है, उसको इनके प्रकृति के रूप में आप स्वीकार कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे राष्ट्रवादी थे तो थे, प्रजातांत्रिक थे तो थे, उदारवादी थे तो थे, मानववादी थे तो थे, बुद्धिवादी थे, तर्कवादी थे, ये जितने भी शब्द जिसके अंतर्गत हम आधुनिकता को देखते हैं,
उन शब्दों को इनकी प्रकृति के रूप में स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं? अब अगर ऐसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन इनकी प्रकृति को दिखाता है, तो एक शब्द में जानिए कि ये आधुनिक थे, यानी कि सभी आधुनिक विचार, सभी आधुनिक चीज़ें इनके साथ लग जाएंगी। उसके बाद से चूंकि आधुनिकता जो थी वो भारत के हर क्षेत्र में नहीं फैल रही थी, हर वर्ग में नहीं फैल रही थी, तो एक चीज़ आप दूसरी बात जो दूसरी श्रृंखला शुरू होगी, हम ये कह सकते हैं कि ये मध्यम वर्गीय थे और शहरी क्षेत्रों में थे, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं थे, मिडिल क्लास थे और नगरीय थे, प्लस हर क्षेत्र में नहीं थे, तो इनका क्षेत्रीय स्वरूप भी था। अलग अलग संगठन अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, क्षेत्रीय स्वरूप भी था, लेकिन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों एक साथ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इनकी प्रकृति से जुड़ा कि धार्मिक थे, सामाजिक थे। ये धर्म और समाज से सुधार के आंदोलन थे, लेकिन इन दोनों शब्दों का प्रयोग इनकी प्रकृति को दिखाने के लिए कर सकते हैं कि नहीं? इसलिए कि सुधार तो राजनीतिक भी हो सकते हैं। ये राजनीतिक नहीं थे, कैसे थे? धार्मिक और सामाजिक थे, ठीक है ना? फिर ये बहुधार्मिक थे, एक ही धर्म में नहीं था। अभी आपने देखा ना, सिखों के अंदर भी थे, पारसियों के अंदर भी थे, हिंदुओं के अंदर भी थे, मुसलमानों के अंदर भी थे, तो बहुधार्मिक थे। और इसके साथ तीन और शब्द मैं आपको बताऊंगा जो कि प्रकृति के हिस्सा होंगे लेकिन दृष्टिकोण को भी दिखाएंगे। जैसे इनमें अतिवादिता भी थी, तो अतिवादी थे। इनमें सुधारवादी प्रवृत्तियां भी थीं, तो सुधारवादी भी थे। और इनमें पुनरुत्थानवादी प्रवृत्तियां भी दिखाई देती हैं, इसलिए पुनरुत्थानवादी भी थे। अंग्रेजी में कहते हैं रेडिकल रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट, या रेडिकल रिवाइवलिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट। रेडिकल यानी अतिवादी, रिफॉर्मिस्ट यानी सुधारवादी, और तीसरा शब्द क्या था? पुनरुत्थानवादी। ये सारे शब्द हम लोग इनके प्रकृति को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। आप देख लीजिए, आपके नोट्स में भी कुछ कुछ ऐसे ही शब्दों की चर्चा हुई। तो प्रकृति भी हो गया। अब मुद्दों की बात करें तो मुद्दे क्या थे? मुद्दों पर भी प्रश्न बन सकते हैं, सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं कि समाज सुधार के मुद्दों में से निम्नलिखित में से कौन सत्य है, कौन असत्य है। तो इन मुद्दों में दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो धार्मिक मुद्दे थे, और कोई भी धार्मिक मुद्दा भारत में सामाजिक मुद्दा है, और कोई भी सामाजिक मुद्दा भारत में धार्मिक मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय समाज में धर्म और समाज का इतना घनिष्ठ संबंध है कि बिना समाज सुधार के धर्म में सुधार और बिना धर्म सुधार के समाज में सुधार, ये दोनों करना ही कठिन होता। ये ठीक वैसे ही है जैसे नागरिक असंतोष, सिपाही असंतोष, सिपाही असंतोष, नागरिक असंतोष, धर्म सुधार, समाज सुधार, समाज सुधार, धर्म सुधार, ठीक है ना? तो ये दोनों मिले जुले हैं। लेकिन फिर भी धर्म की अगर हम बात करें तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें जो पौराणिक धर्म जिसे कहते हैं, पौराणिक धर्म की सामान्य आलोचना की गई, उसे वास्तविक हिंदू धर्म नहीं माना गया। और वैदिक धर्म की, और वैदिक धर्म भी तो बहुमुखी धर्म है ना, उसमें कई तरह की प्रवृत्तियां हैं, उसमें यज्ञ भी हैं, उसमें अश्वमेध यज्ञ भी है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने कोई राजसूय यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। यानी कि वैदिक धार्मिक विशिष्टताओं में से जिस विशिष्टता ने सबसे अधिक 19वीं शताब्दी के सुधारवादियों को अपनी ओर आकृष्ट किया था, वह था वेदांत दर्शन। यानी कि वैदिक धर्म में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वेदांत दर्शन। इसकी आलोचना और इसकी सराहना कथन देकर पूछ सकता है कि 19वीं शताब्दी के सुधारवादियों ने ये किया था कि नहीं किया था। अब थोड़ा विशिष्ट हो जाते हैं कि पौराणिक बुराइयों की अगर हम बात करें तो मैं नहीं कह रहा हूँ, उन सुधारकों ने कहा था, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पौराणिक धर्म की बुराइयों में से जिनको उन्होंने मुद्दा माना, बुराई माना, एक मुद्दा है जिसको हम कहते हैं बहुदेववाद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलीथेइज्म। और शिक्षा किसकी दी गई? फिर एकेश्वरवाद की। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन एकेश्वरवादी थे, बहुदेववाद का विरोध किया। कथन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुदेववाद में अगर देखा जाए तो यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। कौन सी प्रवृत्ति? सगुन प्रवृत्ति दिखाई देती है। सगुन प्रवृत्ति का विरोध किया गया, और चूंकि वेदांत का स्वरूप क्या है?
ब्रह्म जो कल्पना है वेदांत के अंदर, उसका स्वरूप निर्गुण है। तो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन अपनी प्रकृति में निर्गुण थे, फॉर्मलेस। समझ रहे हैं इसको? प्रश्नों की प्रकृति भी समझ रहे हैं, किस तरह से पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर सगुन था, तो सगुन में क्या होगी? मेरे ख्याल से मूर्ति पूजा मैंने सही नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना? हाँ, तो मैं सही कर दूंगा इसको। पूजा मैंने सही लिखा है, वो भी सही नहीं लिखा। पूजा सही है ना? हाँ, तो मूर्ति पूजा, इसका इन्होंने विरोध किया। तो फिर समर्थन किसका किया? जो वैदिक युग में हुआ करता था, प्रार्थना, जैसे आजकल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, कुछ इस तरह से। फिर इसमें मूर्ति पूजा के विरोध करने का कारण यह था कि इसमें क्या थे? कर्मकांड थे, तो कर्मकांडों का विरोध किया गया। तो फिर यहाँ पे समर्थन किसका किया गया? कुछ नहीं, जरूरी थोड़े है कि हर वक्त उल्टा शब्द मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, सीधे लिख देंगे कर्मकांड विरोधी दृष्टिकोण। हर जगह इतनी स्पष्ट चीज थोड़ी मिलेगी कि इधर सगुण लिख दिया इधर निर्गुण लिख दिया। कहीं कहीं आपको व्याख्या भी करनी पड़ सकती है लिखने में। कर्मकांडों के विरोध का एक बड़ा कारण यह था कि कर्मकांडों के माध्यम से पुरोहित, यानी कि धर्म में जो मध्यस्थ वर्ग होते हैं, पुरोहितों की प्रधानता। विपिन चंद्रा के सामाजिक सुधार वाले चैप्टर को देखें, पहले ही चैप्टर में लिखा गया है कि इनका प्रभाव इतना अधिक था, धर्म का प्रभाव, कि हमारे किचन से लेकर हमारे ड्राइंग रूम से लेकर हर जगह धर्म ही धर्म है। और जहाँ धर्म है वहाँ पुरोहित है, जहाँ पुरोहित है वहाँ प्रभाव है, जहाँ प्रभाव है वहाँ शोषण है। तो शोषण के भी दृष्टांत दिए गए हैं। पुरोहितों की प्रधानता, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं कि कोई चिकना शब्द मिल जाएगा इस तरह से, तो नहीं मिलेगा। सीधे लिख लीजिए पुरोहितवाद का विरोध। कथन वाले प्रश्न समझ में आ रहे हैं आपको? ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ जिनका संबंध समाज से भी है, जिनका संबंध धर्म से भी हो सकता है, उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन, ठीक है, ऐसे लिख देंगे कि धार्मिक आडंबर, नहीं, आडंबर तो कर्मकांड में आ जाएगा। सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है, सुपरस्टिशन होता है जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, जादू टोना टोटका। ठीक है, जैसे कौवा अगर काट ले आपको तो आप झूठ बोलना छोड़ देते हैं। नहीं, क्या होता है? अच्छा, झूठ बोलते हैं तो कौवा काटता है, ये भी तो, झूठ बोलते हैं तो, अच्छा, कौवा नहीं काटता। अच्छा ठीक है, कौवा बोलता है तो अतिथि आते हैं। मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, या इस दिन पूरब जाना है उस दिन पश्चिम जाना है। कुछ लोग, मुझे पता है कि गांव से बाहर निकलते थे तो लुंगी पहन के निकलते थे आराम से, बनियान में, उनके कपड़े पहले से भिजवा दिए जाते थे, वो गांव के सीवान बाहर से तैयार होकर बाहर ही बाहर चले जाते थे। हाँ, ऐसा क्यों? इसलिए कि किसी के टोकने से उनका यात्रा खराब हो जाता था। और कुछ लिए, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है, आपका रास्ता बिल्ली ने काटा है कभी? बहुत बार काटा है, जाके देखे बिल्ली के साथ क्या हुआ? नहीं देखा, क्योंकि अक्सर बिल्ली का प्रभाव अपने ऊपर तो हम लोग देखते हैं, लेकिन आपने भी तो बिल्ली का रास्ता काटा उसी क्षण जिस वक्त बिल्ली ने आपका रास्ता काटा था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्ली ने काटा, आपने नहीं काटा। लेकिन आप, कई बार ऐसा हुआ कि बिल्ली का रास्ता आप काट के चले गए हो। तो इस तरह के जो विचार होते हैं, इन्हीं को कहते हैं इसको। अरे हाँ, इतना बोलने के बाद मेरी हिंदी जागी है, आपकी तो फिर भी नहीं जागी। कहाँ बोल रहे हो? ये कौन बोल रहा था? रूढ़ियां, अंधविश्वास तथा रूढ़ियां।
सुपरस्टिशन। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? इसका विरोध अगर किया गया तो यहाँ पे क्या होगा? अरे, यहाँ पे मिल गया शब्द तर्कवादी या तार्किक। तर्कवादी क्या? तार्किक। तार्किक दृष्टिकोण, रैशनल जिसे अप्रोच कहते हैं धर्मों को लेकर। और धर्मों के प्रति तार्किक दृष्टिकोण ये है कि धर्म को धर्म मानिए। जिसने धर्म को विज्ञान मान लिया, विज्ञान को धर्म मान लिया, आप अतार्किक हो गए। आस्था आस्था है, विज्ञान विज्ञान है। दोनों की अपनी उपयोगिता है। आस्था की अपनी उपयोगिता है, विज्ञान की अपनी उपयोगिता है। तो आस्था को वैज्ञानिक माध्यम से सत्य साबित करना धर्म के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि आस्था को आस्था मान लेना और उसकी उपयोगिता को स्वीकार करना धर्मों के प्रति तार्किक दृष्टिकोण, इसे कहेंगे। क्लियर है? तो तार्किक दृष्टिकोण ये सारे इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? ये कौन से मुद्दे हो गए? धार्मिक मुद्दे हो गए। आइए अब बात कर लेते हैं किस मुद्दे की? सामाजिक मुद्दे की। पहली बात तो ये है कि जितने भी धार्मिक मुद्दे थे वो सब ये जो ऊपर के ना, ये सब यहाँ पर भी उसी तरह से आ जाएंगे, क्योंकि धार्मिक जीवन सामाजिक जीवन को पृथककृत करना अपने आप में बहुत ही कठिन कार्य था, संभव भी नहीं था। उसके बाद ये ग्रेवी है, सुधारकों ने यही किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। हाँ, इसमें ये और बात है कि किसी का ऑनर्स पेपर कुछ अलग था, किसी ने किसी विशेष कार्य में विशेष योगदान दिया, नहीं तो मिला जुला कर यही काम किया गया। तो धार्मिक मुद्दे तो आ गए इसमें। इसके अलावा दो मुद्दे और थे। एक तो थी जाति प्रथा। जाति प्रथा में सबसे जो बुरा था वो था सभी ने छुआछूत का विरोध किया। मतलब एक ही कथन, एक ही बात राजा राम मोहन राय के बारे में भी सत्य हो सकती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में भी सत्य हो सकती है, विवेकानंद के बारे में भी सत्य हो सकती है। अलग अलग थोड़े पढ़ेंगे, दृष्टिकोण जान लीजिए, ग्रेवी जान लीजिए। और दूसरा ये था कि ये तो वो था ना, बहुत कुरूप रूप था इसका, लेकिन भेदभाव तो हर जगह था। और भेदभाव हर जगह, उस वक्त कोई अंतर्जातीय विवाह की समर्थन तो नहीं कर रहा था, मतलब उसके लिए कोई आंदोलन तो नहीं कर रहा था। आंदोलन तो उसके लिए आज भी नहीं होते, आज भी अपवाद ही होते हैं। ये और बात है कि सामाजिक स्वीकृति इसकी थोड़ी बढ़ गई है। तो उस समय भी दृष्टिकोण यही था, उदार दृष्टिकोण था। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई इस बात को लेकर आए कि नहीं अंतर्जातीय विवाह करेंगे या खान पान की सीमाओं को तोड़ देंगे। हालांकि कहीं तोड़ा भी गया। जो उग्रवादी थे, जैसे आपने परमहंस मंडली का नाम सुना होगा, ये लोग इकट्ठा होते थे, आपस में खाते पीते थे, किसी तथाकथित नीच व्यक्ति को बुलाते थे और उसे खाना बनवाते थे और खाते थे। ये इनका तरीका था उस समय के कुर्तियों के विरोध करने का। भेदभाव तो मुझे नहीं लगता कि जाति प्रथा से संबंधित जो भी चीज़ें थीं या जो बुराइयां हैं, इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, या अगर इससे संबंधित कोई कथन दे दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आ तो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर जाति प्रथा के अलावा एक और चीज़ थी जिसको कहते हैं स्त्रियों की दशा। इनके संबंधित बहुत सारी बुराइयां हैं, सबका विरोध किया गया, लेकिन विशेष रूप से उनकी शिक्षा। अभी संपत्ति के अधिकार की बात बहुत ज़्यादा नहीं की गई, लेकिन शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इसमें विधवाओं की, ये सब बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे थे। स्थिति में सुधार, और उसी का एक क्रम ये था जिसको कहते हैं विधवा पुनर्विवाह। इसमें किसने स्पेशलाइज किया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और उसी में एक और प्रथा थी जिसका नाम है सती प्रथा का विरोध। इसमें किसने स्पेशलाइज किया खुद को? राजा। सब तो पता ही है आपको। हाँ, पता तो है ही, तभी तो आप यहाँ रिवीजन के लिए बैठे हैं। तो समझ गए ना, इसी तरह के मुद्दे थे इसमें। क्लियर? तो मुद्दों पर मेरे ख्याल से एक आम सहमति है, लेकिन जो दृष्टिकोण था वो दृष्टिकोण अलग अलग था। दृष्टिकोण में एक तो दृष्टिकोण ये था कि उसको कहा गया
अतिवादी दृष्टिकोण, मुद्दा समाप्त हुआ, दृष्टिकोण की बात हो रही है, उसको कहते हैं रेडिकलिज्म। शुरू के दिनों में यह प्रभावशाली रहा। ये आंग्लवादियों से ज़्यादा प्रभावित हो गए थे लोग। इनको भारतीय समाज में उन्हीं की तरह कोई अच्छाई नहीं दिखती थी। और ये वैसे ही थे जैसे आज का युवा भी तो कहता है ना कि क्या ही दिया है, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी ने, ये क्या ही मिला है हमें। आपको क्यों लगता है कि आप इतिहास के अंतिम पलों में जी रहे हैं? सारी मानव की उपलब्धियां आप ही के समय में हो जाएंगी। प्रजातंत्र पिछले 300 सालों से इवॉल्व हो रहा है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर चुका है। आज की जो समस्याएं, हो सकता है आने वाले दिनों में इनका समाधान हो जाए। आपको क्यों लगता है कि आप ही के जीते जी सब कुछ निपटा लिया जाएगा, दुनिया की सारी समस्याएं दूर कर ली जाएंगी? ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब सीधा सा इतिहास बोध नहीं है आपके अंदर। समय में अपनी स्थिति नहीं पता, स्थान में अपनी स्थिति नहीं पता, इसलिए इतिहास में अपनी भूमिका के बारे में भी नहीं पता। तो ऐसे वगैरह लिखते समय कभी कभी हम लोग रेडिकल हो जाते हैं, क्या ही दिया है। आपको लग रहा है ना कि अभी क्या नहीं दिया है। आप जरा सा विहंगम दृष्टि रखिए, बड़ी तस्वीर सामने रखिए, मानव इतिहास को ध्यान में रखिए, उसकी प्रगति को ध्यान में रखिए, तो आपको लग जाएगा कि आप कितने लकी हैं कि इस युग में जी रहे हैं जिसमें आप हजार कमियां ढूंढ लेते हैं। अभी मध्यकाल में होते ना, आपको कोई पकड़ के 20 रुपये में बेच देता, और फिर आप बोलते रहते हैं कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, ये तो मेरे अपने विचार हैं, और भागते तो पुलिस पकड़ के ले जाती, फिर आपके ऊपर मुकदमा चलता, दंड दिया जाता, और कोई आपको बचाने नहीं आता। गुलामी की प्रथा कहते हैं इसको। और आज हम मनुष्य के अधिकारों के साथ साथ जानवरों के अधिकारों की रक्षा की भी बात कर रहे हैं। ठीक है, मानव अधिकारों की अपनी सीमाएं हैं, तो अतिवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए कहीं भी नहीं। उसकी लोकप्रियता भी नहीं होती, प्रभाव भी थोड़ा कम होता है। हाँ, प्रेरणा जरूर मिलती है। अतिवादिता की एक अपनी अलग विशिष्टता है, क्योंकि अतिवादी लोग जब बड़े बड़े वादे करते हैं तो नया बेंचमार्क सेट कर देते हैं। जब बड़े बड़े त्याग करते हैं तो उसके लिए भी बेंचमार्क सेट कर देते हैं। तो बाकी लोगों को उनसे प्रेरणा तो जरूर मिलती है। यानी कि अतिवादिता की असफलता ही उसकी कभी कभी सफलता बन जाती है। अब जैसे हमारे जो अतिवादी जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने तय किया कि हम देश के लिए जान देंगे। इनको पता था कि उससे कुछ होने जाना है नहीं, लेकिन हम जान देंगे और प्रेरित करेंगे। तो देश के प्रति निस्वार्थ भावना। और होता है ना कि जब कोई इस तरह से जान दे सकता है तो कम से कम हम घर से बाहर तो निकल ही सकते हैं। तो अतिवादिता प्रेरणा का काम करती है। शायद वास्तविक परिवर्तन अतिवादी दृष्टिकोण से थोड़े कम हो पाते हैं, या होते भी हैं तो बहुत अस्थायी नहीं होते। फ्रांसीसी क्रांति में भी आपने देखा होगा, अतिवादिता जब बढ़ी तो बहुत सारे परिवर्तनों को फिर नेपोलियन ने वापस ले लिया था। और उसको क्रांति का विरोध नहीं माना जाता, बल्कि क्रांति को संगठित करने का तरीका माना जाता है। तो अतिवादी दृष्टिकोण था, हिंदुओं में भी था, मुसलमानों में भी था। इसमें आपने हेनरी बिबियन डेरोजियो का नाम सुना होगा, और उसके यंग बंगाल का नाम सुना होगा। टीचर था, बाली उम्र में मर गया था, हिंदू कॉलेज में था, विचारों की उग्रता के कारण बाहर निकाल दिया गया था। बिपिन चंद्रा इसको अंग्रेजी भाषा का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी मानते हैं। इसकी कविता भी एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगी। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद भी इसके शिष्य बंगाल के पुनर्जागरण की चेतना को काफ़ी लंबे समय तक प्रभावित करते रहे। महाराष्ट्र के क्षेत्र में अभी बात हो रही थी हमारी, अब किसने बनाया वो देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ, उसमें परमहंस मंडली। और इन लोगों ने जानबूझकर बहुत सारी परंपराओं को तोड़ा। जैसे मान लीजिए कि आज भी कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति है नशा नहीं करना, दारू नहीं पीना। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम लोग इसको मानते भी हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ शराब पीता है, वो भले ही उसके मित्र और उसके आसपास के लोग कहें कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, कूल है कूल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक सामाजिक आकलन जरूर होता है। इसलिए नहीं कि वह अपने सेहत को खराब कर रहा है, बल्कि इसलिए भी कि इसको सामाजिक दृष्टिकोण से प्रतिष्ठा की बात नहीं माना जाता। तो फिर लोग छुप के पीते हैं, फिर लोग जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं कि अपने घर पे पीते हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं अपने बाप का पी रहे हैं, किसी के बाप का। आखिर इतना कहने की आवश्यकता क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अपराध बोध आ रहा है, शुद्धता आ रही है। आपको भी पता है कि समाज इसको अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देख रहा, तभी तो आप इतने आक्रोशित हैं, तभी तो आप इतने बेचैन हैं। तो अब इसमें कभी कभी कुछ आवाज़ आती है कि अच्छा क्या ही दिया है, शराब न पीकर हम लोगों ने क्या कर लिया। अंग्रेजों को देखो, दिन भर शराब पीते हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इस तरह की सोच, समझ गया ना अतिवादिता किसे कहते हैं? तो इन लोगों ने जानबूझ के दारू पीना शुरू कर दिया। वो मांस खाते हैं तो हम भी खाएंगे, इसलिए नहीं, इसलिए कि मांस न खाकर ही हमने क्या कर लिया। कोई फिल्म था ना, उसमें गुप्ता जी वाली एक कहानी थी
इससे तो अच्छा गुप्ता जी ही थे। गुप्ता जी ने ना दारू पिया था ना चाय पिया था, फिर भी गुप्ता जी को कैंसर हो गया था। कोई फिल्म थी, उसमें कोई कैरेक्टर थी, फीमेल कैरेक्टर है जो अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रही है, तो इससे बेहतर था कि गुप्ता जी खा ही पी लिए होते। पता नहीं कौन सी मूवी थी, अच्छा वो मुझे थोड़ा सा याद है, उसमें कोई विवाह का प्रसंग था। नहीं, विवाह का प्रसंग नहीं था उसमें। उसमें एक गाना था, मुझे याद आ गया, उसका डांस सीक्वेंस भी याद आ गया। उसमें था क्या, लंदन ठुमकदा ऐसे कुछ था, कुछ कुछ था ना ऐसे। तनु वेट्स मनु का गाना है ये। हाँ शायद उसी का है ना। हाँ तो शायद, जो भी हो। तो उसमें गुप्ता जी की चर्चा हुई है ना। याद नहीं है? कैसे फिल्में देखते हो? बस गाने सुने हैं? कुछ ज्यादा चूजी नहीं हो गए? अब फिल्मों को समग्रता में नहीं है, एकदम सेलेक्टिव, इसे याद रखना है और इसे याद नहीं रखना है। तो उसके बाद से दूसरा दृष्टिकोण है, वह है सुधारवादी दृष्टिकोण। इसको हिंदुओं में इसका ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने प्रतिनिधित्व किया, विवेकानंद ने किया। इन्होंने माना कि पश्चिम और पूरब दोनों में अच्छी चीजें हैं, और कोई भी चीज अच्छी है नहीं है उसका आकलन किया जाना चाहिए बुद्धिवाद से, तर्कवाद से, न कि आस्था पर। तो पश्चिम से कोई चीज आती है तो जरूरी नहीं कि ठीक हो, और पूरब की है तो जरूरी नहीं कि खराब हो। हमें तार्किकता के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, मानववादी और तार्किक दृष्टिकोण अपनाते हुए तय किया जाना चाहिए कि मनुष्य के लिए ज़्यादा उपयोगी चीज़ें कौन सी हैं। इसमें मुसलमानों में सर सैयद अहमद खान आ जाते हैं। उसके बाद से वो लोग थे जिनको भारतीय परंपरा में समस्याओं का समाधान दिखा। शुरुआती दौर में रक्षक के तौर पे, बाद के दौर में पुनर्स्थापित करने के लिए। जैसे राजा राम मोहन राय जब सती का विरोध कर रहे थे, तो उसी समय आप देखेंगे कि एक साहब थे जिन्होंने एक संगठन बनाया था, धर्म समाज, पंडित राधा कांता देव। हाँ, तो उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, सॉरी उन्मूलन का विरोध किया था। खैर उसका विरोध तो राजा राम मोहन राय की अम्मा ने भी किया था। फिर उसके बाद बाद में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वेदों की ओर लौटो, अतीत का, वर्तमान का, भविष्य का सारा ज्ञान उनमें है और वेद अकाट्य हैं। सुधारवादी दृष्टिकोण से इनमें और राजा राम मोहन राय में कोई अंतर नहीं है। बस एक ही अंतर है कि राजा राम मोहन राय में इस तरह की स्थिति नहीं है कि वेदों में सारा ज्ञान है और वेदों में सारी समस्याओं का समाधान है। ये एक ऐसी स्थिति है, क्योंकि कोई भी धर्म अगर अपने पुस्तक को यह मानता है कि उसमें सारा ज्ञान संकलित है और वो अकाट्य है, तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसको सिर्फ आस्था के दम पर ही आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तर्क के दम पे नहीं कर सकते। अब आस्था बड़ी कि तर्क बड़ा, इस पे आप विवाद कर सकते हैं, वो आपका अपना व्यक्तिगत मसला है। लेकिन ऐसी स्थितियों को, अगर कोई पद्धति है जिसको वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं, कोई पद्धति है जिसको तार्किक पद्धति कहते हैं, तो उसके आधार पर तो नहीं स्थापित किया जा सकता। फिर जब 19वीं शताब्दी का दौर समाप्त होने वाला होता है, समाप्त नहीं बल्कि उसके बीच में ही, तो तथाकथित निम्न वर्गीय आंदोलन भी पैदा होने लगते हैं। उनमें ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा आपने, उनकी पत्नी का नाम सुना होगा, क्या नाम था उनका। और पति पत्नी ने एक दूसरे को बहुत सारे लव लेटर्स लिखे, और लव लेटर्स में क्या लिखा, सामाजिक मुद्दों पे बहस की। अगर आज के पति पत्नी ऐसा करें तो उनके संबंधों की प्रकृति क्या होगी, आप अंदाजा लगा लें। तो इस तरह की पारस्परिक समझ बहुत कम ही देखने को मिलती है। उन्होंने एक साथ मिलकर विधवाओं के लिए आश्रम भी खोले, 56 से अधिक स्कूल खोले। इधर ईश्वरचंद विद्यासागर थे, उन्होंने 36 से अधिक स्कूल खोले। उसमें संस्कृत कॉलेज के जब प्राचार्य थे तो उसमें ब्राह्मणों का संस्कृत एजुकेशन पे मोनोपोली थी। तथाकथित निम्न वर्ग के लोगों को भी उसमें शामिल कर दिया, मतलब एडमिशन देना शुरू किया। जो आधुनिक शिक्षा पद्धति थी वो भी उसमें शामिल कर दी। फिर उसके बाद से और कौन बचता है? ज्योतिबा फूले के बाद नारायण गुरु थे, वही जो प्रेरणा स्रोत थे, जिनके गांधी के कन्वर्सेशन की बात हो रही थी। फिर उसके बाद से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार, ये सबसे उग्र था, इसने हिंसक स्वरूप भी धारण कर लिया। फिर उसके बाद से अम्बेडकर जी आते हैं, जिन्होंने शिक्षा और राजनीति को उत्थान का माध्यम माना, और इसके तहत इन्होंने अंग्रेजी सरकार से भी और कांग्रेस से, दोनों से वार्तालाप की, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी किए,
पूना पैक्ट आपको पता होगा, राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ते हैं हम लोग। और फिर पूना पैक्ट के बाद इनका संविधान सभा में इनकी भूमिका, संविधान के निर्माता के रूप में जाने गए। फिर संविधान के बाद जो कुछ कानून बने, हिंदू मैरिज एक्ट और ये एक्ट, इसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जो कि एक ऐसा कदम है जिसकी व्याख्या फिर अलग अलग तरीके से की जा सकती है। भारतीय संविधान जब बना तो उसमें हमारी सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ही नहीं परिलक्षित हुई, बल्कि हमारी सामाजिक महत्वाकांक्षाएं ही परिलक्षित हुई। और भारतीय संविधान में सिर्फ एक राजनीतिक क्रांति ही समाहित नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति भी समाहित है। अगर इस क्रांति को सूंघना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्रस्तावना पढ़िए और संविधान के कुछ आर्टिकल्स पढ़िए, 14, 15, 16, 17। आपको लग जाएगा कि विश्व के बहुत कम देशों में इस तरीके से इतनी स्मूथनेस के साथ इतने बड़े परिवर्तन हो गए। फिर भी इन परिवर्तनों से कुछ लोग और कुछ विचारधाराएं खुश नहीं थी। उसमें तथाकथित उग्रपंथी भी थे और पुरातनपंथी भी थे। उग्रपंथियों के हिसाब से अभी जो हुआ था कम हुआ था, और पुरातनपंथियों के हिसाब से जो हो गया था ये बहुत हो गया था। इससे हमारी सभ्यता संस्कृति भी नष्ट हो गई थी। यही वजह है कि नेहरू जैसा रेडिकल आदमी भी अंबेडकर जी को संतुष्ट नहीं कर सका था, सेटिस्फाई नहीं कर सका था। और सरकार से और सरकार की नीतियों से कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को लगने लगा था कि मुख्य धारा में भले ही वर्ण व्यवस्था को बुराई मान लिया जाता है, लेकिन बैक डोर से इसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। इसलिए कि जब भी इसको सुधार की बात होती है तो इसके जन्म पर आधारित होने की आलोचना की जाती है, कर्म पर आधारित होने की बात स्वीकार कर ली जाती है। और आधुनिक युग में व्यवहारिक रूप से इसको कर्म पर आधारित करना संभव नहीं है। तो एक तरह से यह एक्सेप्टेंस ही है। मेरे ख्याल से सामाजिक सुधारों के बारे में इतना काफ़ी है। बाकी जो व्यक्तियों के नाम हैं, संगठन हैं, उनकी तिथियां हैं, उसकी अपेक्षाएं आप मुझसे न रखें। वो बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई थी, वो आप देख लीजिएगा। दृष्टिकोणों की समझ हमने विकसित करने की कोशिश की। हाँ, जाते जाते मतलब अभी की क्लास जो खत्म हो रही है उसके खत्म होते होते एक बात ये जान लीजिए कि जो निम्न वर्गीय आंदोलन थे उनमें और जो उच्च वर्गीय आंदोलन थे उनमें कुछ मौलिक अंतर थे उनकी प्रकृति में। जैसे अक्सर जो निम्न वर्गीय आंदोलन थे वो उन्मूलनवादी थे, वो पूरी व्यवस्था पे चोट करते। उनके अंदर उग्रता अधिक थी, वो कहीं कहीं हिंसक भी हो गए। उन्होंने धर्म का सहारा नहीं लिया, परंपरा का सहारा नहीं लिया, उन्होंने अधिकतर तर्क का सहारा लिया। ठीक है ना? ये कुछ अंतर है। वो लोकप्रिय भी रहे, तथाकथित उच्च वर्गों के आंदोलन से वो लोकप्रिय भी रहे। उनके अंदर मास आंदोलन भी देखने को मिलता है, जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो सत्याग्रह चला था, वायकम गुरुवायूर, ये कैसा सत्याग्रह था? मास सत्याग्रह ही था। अब राजा राम मोहन राय तो कोई रैली निकालने के लिए नहीं जाने जाते, वो दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए जाने जाते हैं। किसी सक्रिय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए नहीं जाने जाते। हाँ, साहसी व्यक्ति थे, बंगाल के घाट पे घूमते थे, सती प्रथा का विरोध करते थे, लोगों को समझाते थे। इस मामले में तो एक्टिविस्ट का रोल उन्होंने प्ले किया था। लेकिन कितने लोगों ने उस समय राजा राम मोहन राय का समर्थन किया था? उनके घर वाले भी उनके साथ नहीं थे, उनकी मम्मी भी उनके साथ नहीं थी। उनको भी लगता था कि बेटा जो है वो विधर्मी हो गया है, कुछ धर्म का नाश कर रहा है। अच्छा, अगर जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए, राजा राम मोहन राय, आदर्शों का टकराव हो, एक तरफ माता पिता की इच्छा और दूसरी तरफ इतिहास की मांग। तो उस समय इतिहास की मांग थी सती प्रथा का विरोध करना, आपकी अपनी भूमिका, इतिहास में प्रगतिशील भूमिका, और एक तरफ थी माँ की भावनाओं का आदर करना। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? इसी सवाल का जवाब देते हुए इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। हाथ उठाकर आप बता सकते हैं। आप बीच का रास्ता निकालेंगे कि मम्मी भी खुश रहें। हम्म, नहीं, तार्किक रूप से, अच्छा तार्किक रूप से ठीक नहीं है, मम्मी को समझाएंगे आप। हम्म, हाँ, नहीं वो नहीं समझेंगी। नहीं समझेंगी तो फिर क्या करेंगे आप? सही क्या है, ये निर्धारण कौन करेगा? अरे, मैं किस पीढ़ी से बात कर रहा हूँ? आप बताइए कि नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से हम में से कोई ऐसा है जो कि दहेज प्रथा को अच्छा मानता हो? और अगर मानता भी होगा तो उसकी सार्वजनिक स्वीकृति नहीं करेगा। लेकिन मम्मी पापा की खुशी के नाम पे? उत्तर स्पष्ट है। हमारे अंदर कितना साहस है ये भी स्पष्ट है।
चलिए मिलते हैं अगले अंक में। समझा लेना मम्मी को, फिर बताना, ठीक है? अभी